नमस्कार। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो देखिए आप लोग कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भारत के गवर्नर जनरल। अब जो है अध्ययन भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। जैसा कि जब 1857 की क्रांति हुई और उस 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो अब 1857 की क्रांति तो असफल हो गई और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, और महारानी विक्टोरिया यहाँ भारत आई और उस समय वहाँ ब्रिटेन से एक अधिनियम आया जिसे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या जिसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो जब यह अधिनियम भारत आया तो इसमें प्रावधान किया गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। तो इस आधार पे यानी यह वायसराय क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी के व्यापार और उसकी राजनीतिक उसके प्रशासन को छीन लिया गया। अब सीधे भारत पर शासन ब्रिटेन का होगा। जब ब्रिटेन का शासन होगा तो अब वहां जो ब्रिटेन के महाराजा या वहां के सम्राट और महारानी होंगी उनका प्रतिनिधि जो यहाँ का गवर्नर जनरल होगा वह प्रतिनिधि शासक के रूप में कार्य करेगा और इसलिए उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो इस आधार पे अब भारत का प्रथम वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग, यानी इसे प्रथम वायसराय कहा जाता है। या ये भी पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था, तब भी उत्तर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यह भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ यह प्रथम व्यक्ति है जिसे वायसराय का पद प्रदान किया गया था। तो देखिए यह लॉर्ड कैनिंग, जब हमने बताया पिछले क्लास में आप लोगों को कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पारित किया। उसने कि कानून बनाया जाए कि अब विधवाएं भी अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं। तो अब यह लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में, अर्थात जब लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसने 1856 में नियम 15 के द्वारा, यानी यह नियम 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी गई कि अब विधवाओं को कोई रोक नहीं सकता है, विधवाएं स्वतंत्र हैं, अब वह अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं। तो इस तरह से ये कार्य किया लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में 1857 ईस्वी में भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और भारत में या आधुनिक भारत में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। तो उसकी स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। जब यह 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में असफल हो गई, उसके बाद महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र लेकर के प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में आई और मिंटो पार्क जो यमुना नदी के तट पर है वहां मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उपस्थित हुई, और वहीं उपस्थित में ही लॉर्ड कैनिंग ने उस समय आपातकाल इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था और यहीं पर महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई कि अब जितने भी दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र अर्थात जिस राजा के पास अगर कोई उनका अपना संतान नहीं है तो वह गोद लिए हुए पुत्रों को दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो इस पे लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी राजा का अगर अपना वास्तविक पुत्र नहीं है तो उसे उत्तराधिकारी गोद लिए हुए पुत्रों को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह घोषणा किया उनके आदेश पर, यानी महारानी के आदेश पर, कि दत्तक पुत्रों को अब उत्तराधिकार बनाए जाने की छूट दी जा रही है।
तो इस तरह से यानी इस घोषणा पत्र को और किसानों के साथ अब अन्याय नहीं होगा, एक उचित दर पर यानी जो सामान्य दर उस दर पर राजस्व की वसूली की जाएगी। इस तरह से जो है कि महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया। तो ये देखिए कि इस लॉर्ड कैनिंग को एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि इस लॉर्ड कैनिंग को ही ब्रिटिश कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अब देखिए यहां ध्यान देना है कि यह 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो इस अधिनियम में ब्रिटिश कंपनी का भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो अभी तक कंपनी के गवर्नर जनरल होते थे, जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तो उस समय एकाधिकार समाप्त होने के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। इस वजह से लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कहा है। देखिए भारत की बात नहीं की जा रही है, ये कंपनी की बात की जा रही है। तो यानी अंतिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया तब भी लॉर्ड कैनिंग को। ये लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अब देखिए कि अब उसके बाद महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसरायों में नाम आता है सर जॉन लॉरेंस। तो अब देखिए कि ये जो सर जॉन लॉरेंस या 1863 से 1869 ईस्वी तक था। तो अभी देख रहे हैं कि इसने अफगान राज्य और उस अफगान राज्य के साथ इसने कोई नीति अर्थात जो है उनके साथ उन पर आक्रमण करना और इस तरह का कोई कार्य नहीं किया था। तो उसी नीति को कहा जाता है कुशल आक्रमणीयता या चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के नाम से जाना जाता है। तो इस पूछा जाता है कि इस नीति का संबंध किससे है या इस नीति का आरंभ किसने किया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने किया था। जब सर जॉन लॉरेंस वायसराय के पद पर था तो इसी के कार्यकाल में यूरोप और भारत के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन का विस्तार 1865 ईस्वी में किया गया। और यह यह जो टेलीग्राफ लाइन है, इस टेलीग्राफ लाइन का विस्तार जो हुआ वह लाल सागर, तो देख रहे हैं आप अफ्रीका और अरब के बीच में जो लाल सागर है उस लाल सागर से होते हुए टेलीग्राफ लाइन का विस्तार किया गया था या आरंभ किया गया था। अब देखिए इस सर जॉन लॉरेंस के बाद भारत का वायसराय हुआ लॉर्ड मेयो। और यह लॉर्ड मेयो जब हुआ तो यह 1869 से 1872 तक यह वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहा। लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना का कार्य आरंभ हुआ था, लेकिन यह पूर्ण नहीं हुई, इसलिए इसे अवास्तविक जनगणना भी कहा जाता है। यह 1872 में, क्योंकि यह जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था इसलिए इसे अवास्तविक जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मेयो शिक्षा के क्षेत्र में तो राजकुमार राजा के जो पुत्र थे, ये राजकुमार जो होते थे, इन राजकुमारों के अध्ययन करने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। और साथ ही साथ इसने प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में भी मेयो कॉलेज की स्थापना किया था शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। वही मेयो कॉलेज बाद में चलकर अर्थात 1887 ईस्वी में एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गया। 1872 में ही यह लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गया था, वहां पर जेल में भ्रमण करने के लिए, देखरेख करने के लिए। उसी समय एक कैदी था शेर खान और शेर खान ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया। तो ये अक्सर ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। ये लॉर्ड लिटन अब गवर्नर जनरल, देखिए अब लॉर्ड मेयो के बाद तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक हुआ, लेकिन अब इसके बाद जो है लॉर्ड लिटन। देखिए लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक के कार्यकाल इसका रहा है। और इस लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में 1 जनवरी देख रहे हैं 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, वहां पे साज सज्जा सुसज्जित किया गया था, सजाया गया, दरबार लगाया गया और उस दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया।
और इन्हें महारानी विक्टोरिया को ही, जैसे ये महारानी ब्रिटेन की महारानी हैं, तो अब भारत के सम्राट और भारत की जो महिला होगी रानी तो उसे साम्राज्ञी, तो इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ये भी घोषणा, ये प्रश्न भी आया है, पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। वर्ष पूछा जाता है तो वर्ष आप 1877 में इन्हें, अर्थात अगर वर्ष नहीं देता है तो ये पूछ देता है किस दिल्ली, क्योंकि 3 दिल्ली दरबार के आयोजन हुए थे। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के काल में, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में और तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए इस तरह से, और इसी लॉर्ड लिटन का बहुत चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है। तो देखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी वर्नाकुलर का तात्पर्य होता है स्थानीय भाषा, यानी स्थानीय जो भाषा है, जैसे मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, भोजपुरी है, जो है इस तरह की जो भाषाएं, इन भाषाओं में अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं होगा। उसी के लिए इसने ये प्रेस एक्ट, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रेस एक्ट, तो यानी इस पे एक कानून बना दिया कि अब स्थानीय भाषाओं में कोई भी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं होगा, केवल अंग्रेजी भाषा में ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाएगा। तो इस तरह से इसने इसे लागू किया। और यहाँ पर भारतीयों की भागीदारी प्रशासनिक विभाग में कम हो, इसके लिए इसने सिविल सेवा की आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया। यानी पहले 21 वर्ष, यानी यह आयु 21 वर्ष थी, कि अब इस 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष का इसने कार्य कर दिया कि अब जो है कम आयु रहेगी और भारतीय देर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अर्थात वह इस एग्जाम से वंचित हो जाएंगे, सिविल सेवा के एग्जाम से, और इसमें इनकी भूमिका कम हो जाएगी, अधिक से अधिक यूरोपीय ही रहेंगे सिविल सेवा के पद पर। तो इस तरह से ये लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। देखिए आप लोग कि अब जो है अगला महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन हुआ। और देखिए इस लॉर्ड रिपन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछता है। तो देखिए हमने इससे पहले बताया कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली अवास्तविक जनगणना का कार्य आरंभ हुआ 1872 में, लेकिन भारत की पहली वास्तविक जनगणना या इसी को नियमित जनगणना, जो आज आप पढ़ते हैं कि 2011 में जनगणना, यानी 10 की जनगणना, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना, जैसे 1881, 1891, 2001, फिर 2011, इस तरह से जनगणना। तो अब ये नियमित 10 वर्षीय जनगणना हो गई। तो इस जनगणना का कार्य नियमित रूप से 1881 में आरंभ हुआ। तो एक कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही तहसील, जिसे तालुका कहा जाता है, तालुका स्तर पर, नगर स्तर पर, बोर्ड या जिला स्तर पर बोर्ड गठित करने का कार्य इसने किया। और नगर निगम जो आज चुनाव हो रहे हैं, उस नगरों में भी चुनाव की व्यवस्था को, कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उन लोगों को भी शासन प्रशासन में कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसने, जो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, अर्थात जो यह कानून को समाप्त करके स्वतंत्र कर दिया कि भारतीय भी किसी भी भाषा, स्थानीय भाषा में अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, लॉर्ड रिपन। तो इस तरह से अब देखिए कि ये इल्बर्ट विल विवाद क्या है। तो यहां भारत में यूरोपियों के मुकदमों को भारतीय न्यायाधीशों को देखने का अधिकार नहीं था, जबकि 1858 का पहला भारत शासन अधिनियम आया, उसमें यह था कि न्यायाधीश चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो, किसी के भी मुकदमे देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यूरोपीय
जो अधिकारी थे ये लोग यूरोपियों के मुकदमे यूरोपीय न्यायालय यानी यूरोपीय न्यायाधीशों के ही अधीन देखने का कार्य करते थे। तो इस पर यह लॉर्ड रिपन ने यह इल्बर्ट के पास अपना प्रस्ताव भेजा कि नहीं, अब यह भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार दिया जाए कि वो भी यूरोपियों के मुकदमों को देख सकें। लेकिन यह विवाद हो गया इल्बर्ट से, इसके इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई और यह प्रावधान 1884 में हुआ था। इसी कारण लॉर्ड रिपन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो इसी को कहा जाता है इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित है, तो लॉर्ड रिपन से है। या इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन से कब हुआ, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन को भारत का वायसराय बनाया गया। यह 1884 से लेकर 1888 तक रहा और लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1885 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, ये अक्सर पूछता है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, मुंबई में। किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड डफरिन। लेकिन किसके दिमाग की उपज थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो यह दिमाग लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी कि एक जो है संगठन, एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में 1887 ईस्वी में अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने उच्च जो है शिक्षण कार्य के लिए इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिसे पूरब के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह लॉर्ड डफरिन। अब देखिए कि महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों में अब अगला गवर्नर जनरल एवं वायसराय हुआ लॉर्ड कर्जन। यह लॉर्ड कर्जन, तो देखिए हमने लॉर्ड केनिंग को बताया, तो लॉर्ड केनिंग से लेकर और लॉर्ड विलिंगडन तक यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। पुनः वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस आधार पे जितने वायसराय हुए सब में सबसे अधिक वर्ष तक वायसराय के पद पर रहने वाला लॉर्ड कर्जन है और यह इसका कार्यकाल 7 वर्षों तक। एक प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए कि यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो देखिए इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम सर्वेक्षक 1861 ईस्वी में लॉर्ड केनिंग ने नियुक्त किया था, डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया था। लेकिन एक केंद्रीय और स्थायी रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया और लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया और 50,000 पाउंड, ये 50,000 पाउंड की धनराशि स्वीकृत कर दिया कि इस धन से जितने भी प्राचीन काल के जैसे बने हुए जो भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इस तरह की जो भी प्राचीन हैं उनकी जो है मरम्मत किया जाए। तो एक अधिनियम इसने पारित करके और धन की स्वीकृति प्रदान कर दिया। और लॉर्ड कर्जन के जो कार्य शैली थे, जो कार्य करने के तौर तरीके थे, उसके जो प्रशासन कार्य थे, इस प्रशासनिक कार्य को देख करके गोपाल कृष्ण गोखले ने इस लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। बहुतों बार ये प्रश्न आया है, पूछा गया है कि औरंगजेब से किस गवर्नर जनरल या वायसराय की तुलना की गई है, तो लॉर्ड कर्जन की। या लॉर्ड कर्जन की तुलना किस मुगल बादशाह से की गई है, तो औरंगजेब। लेकिन आधार इसका क्या है, दोनों में तुलना का आधार प्रशासन, यानी जो तौर तरीका कार्य करने का औरंगजेब का था वही तौर तरीका लॉर्ड कर्जन का भी था। अब देखिए कि इसने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया, अर्थात अब हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का कार्य किया है। तो इस 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चला था और इसी विभाजन से कहा जाता है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति का आरंभ किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है कि यह 1899 से 1905 तक है। देखिए आप लोग कि अब जो है लॉर्ड कर्जन के बाद
अगला गवर्नर जनरल एवं वायसराय हुआ लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक वायसराय के पद पर रहा। लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में आगा खां के नेतृत्व में एक मुसलमानों का दल शिमला गया और वहां शिमला में लॉर्ड मिंटो को लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि मुसलमानों को भी एक अलग राजनैतिक अधिकार प्रदान किया जाए, मुसलमानों को भी न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीश बनाया जाए जो योग्य हों, पढ़े लिखे लोग हों, और जो है नौकरी में भी मुसलमानों की भागीदारी हो। तो इन मुसलमानों की मांगों को लॉर्ड मिंटो जायज ठहराते हुए अब अलग से मुसलमानों को एक राजनैतिक पार्टी बनाने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। मिले लॉर्ड मिंटो से एकाधिकार को आगा खां ढाका में जाकर के, यहाँ ढाका में जाकर के 1906 ईस्वी में एक मुसलमानों की नई पार्टी का गठन किए जिसे मुस्लिम लीग या इसे भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा की गई। उस समय गवर्नर जनरल एवं वायसराय के पद पर लॉर्ड मिंटो था। अब देखिए लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में 1907 ईस्वी में सूरत में INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1907 का। वह अधिवेशन सूरत में हुआ और इस अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल विभाजन के मुद्दे पर दो दलों में बंट गई। एक को नरम दल और दूसरे को गरम दल कहा गया। तो विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हुआ, लेकिन वो कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। तो इसी को कहा जाता है सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरत जिला गुजरात में है उसको बांट दिया गया दो भागों में, ऐसा नहीं है, इसका नाम इस तरह से है। तो ये सूरत विभाजन 1907 में हुआ और यह किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन से। अब इसी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में उस समय विदेश सचिव थे मार्ले। मार्ले ही 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लेकर के आए, या जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सुधार के अंतर्गत ही मिंटो ने मुसलमानों को अब पृथक निर्वाचक मंडल का एकाधिकार प्रदान कर दिया। देखिए आप लोग कि अब जो है लॉर्ड कर्जन के बाद अगला गवर्नर जनरल एवं वायसराय हुआ लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक वायसराय के पद पर रहा। लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में आगा खां के नेतृत्व में एक मुसलमानों का दल शिमला गया और वहां शिमला में लॉर्ड मिंटो को लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि मुसलमानों को भी एक अलग राजनैतिक अधिकार प्रदान किया जाए, मुसलमानों को भी न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीश बनाया जाए जो योग्य हों, पढ़े लिखे लोग हों, और जो है नौकरी में भी मुसलमानों की भागीदारी हो। तो इन मुसलमानों की मांगों को लॉर्ड मिंटो जायज ठहराते हुए अब अलग से मुसलमानों को एक राजनैतिक पार्टी बनाने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। मिले लॉर्ड मिंटो से एकाधिकार को आगा खां ढाका में जाकर के, यहाँ ढाका में जाकर के 1906 ईस्वी में एक मुसलमानों की नई पार्टी का गठन किए जिसे मुस्लिम लीग या इसे भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा की गई। उस समय गवर्नर जनरल एवं वायसराय के पद पर लॉर्ड मिंटो था। अब देखिए लॉर्ड मिंटो के ही कार्यकाल में 1907 ईस्वी में सूरत में INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1907 का। वह अधिवेशन सूरत में हुआ और इस अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल विभाजन के मुद्दे पर दो दलों में बंट गई। एक को नरम दल और दूसरे को गरम दल कहा गया। तो विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हुआ, लेकिन वो कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। तो इसी को कहा जाता है सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरत जिला
गुजरात में है उसको बांट दिया गया दो भागों में, ऐसा नहीं है, इसका नाम इस तरह से है। तो ये सूरत विभाजन 1907 में हुआ और यह किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन से। अब इसी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में उस समय विदेश सचिव थे मार्ले। मार्ले ही 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लेकर के आए, या जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सुधार के अंतर्गत ही मिंटो ने मुसलमानों को अब पृथक निर्वाचक मंडल का एकाधिकार प्रदान कर दिया। देखिए आप लोग कि अब लॉर्ड मिंटो के बाद ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक वायसराय के पद पर रहा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इस तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और जॉर्ज पंचम के पत्नी विलियम मेरी आई और उसी समय जॉर्ज पंचम ने ही तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। यानी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया था, तो उस विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया, स्वीकृति नहीं दिया कि पुनः अब वह बंगाल एक हो गया, दोनों मिल गए, तो उसे इन्होंने रद्द कर दिया। तो अब यह कब हुआ रद्द? तो 1911 में। अब किस दिल्ली दरबार के आयोजन में? तो हमने बताया 3 हुए थे। तो तृतीय दिल्ली दरबार किसने रद्द किया? जॉर्ज पंचम ने किया। और जॉर्ज पंचम ने ही तृतीय दिल्ली दरबार अर्थात 1911 में घोषणा किया कि अब राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। अगले वर्ष 1912 ईस्वी में कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे। अब देखिए कि जब स्वतंत्र हुआ देश, आजाद हुआ देश, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तभी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो इस तरह से ये आपके इन बिंदुओं से ये प्रश्न पूछा जाता है। अब जो है इसे आप लोगों को मैंने इस गवर्नर जनरलों में बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, इस पे हमने व्याख्या किया, आप लोगों को समझाया। अब इसे आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अलग से नए चैप्टर के साथ। अब धन्यवाद।